प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में, ज़लज़ले के बारे में, है ना। तो ज़लज़ले के कुछ क्लासेस हमने कर चुके हैं अब तक, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदुस्तान के जो ज़लज़ले के जोन्स है, जो बेल्ट है, जो इलाका है, उस पर बात किया था हम लोगों ने। जोन 1, 2, 3, जोन 5, 4, है ना, सारे जोन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। हमने बताया था कि जोन 1 बहुत ही कम शिद्दत वाले ज़लज़ले आते हैं, जबकि जोन 5 में बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़लज़ले की शिद्दत रहती है ना। तो जोन 5 में कौन कौन से इलाके आते हैं? हिमालय वाला इलाका आता है, ठीक है ना। हिमालय का लेकर के पूर्वोत्तर का हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, ये सारे इलाके जो हैं वो जोन 5 में आते हैं। गुजरात का कुछ हिस्सा है जो जोन 5 में आता है। तो उस पर तो हम लोगों ने बात कर ली थी। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? दुनिया में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़लज़ले शिद्दत की मिकदार में आते हैं, या ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, या ज़लज़ले देखने को मिलते हैं, है ना। तो आज हम बेसिकली दुनिया के बेल्ट्स, मतलब अर्थक्वेक बेल्ट्स दुनिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है ना, हमने पहले ही बना लिया है इसको अच्छे से पूरे दुनिया को। तो इस पर ही हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा देखने को मिलते हैं दुनिया में। तो इसमें बेल्ट पे बात करने से पहले ना हम पहले दुनिया के नक्शे को देख लेते हैं। दुनिया का नक्शा तकरीबन कैसा है? ऐसा ही है ना। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना प्यारा सा हिंदुस्तान है, इधर इधर जापान है, ये एशिया वाला पूरा इलाका है, चाइना वगैरह, ये यूरोप वाला इलाका है, ये अफ्रीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर भी कैसे आ गया, इधर भी कैसे आ गया? दो तो नहीं है, एक ही है ना। घबराने की कोई बात नहीं, एक ही है, ठीक है। हम इसको समझने के लिए दो तरफ बनाए हैं। देखिए हमारा ग्लोब कैसा है? चपटा तो है नहीं ना, हमारा दुनिया का है कैसा? दुनिया गोल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ग्लोब को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये अपना ग्लोब है, ठीक है ना। ये क्या है? रोटेशन है और ऐसे रेवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो दुनिया तो है गोल, ठीक है ना। अब ये गोल इलाके को अगर हम यहाँ से पकड़ करके, है ना, बीचों बीच फाड़ देंगे तो क्या होगा? ये चपटी हो जाएगी, नक्शे की तरह एक पेपर के हिसाब से दिखने लगेगा हमको, है ना। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? ये वाला इलाका क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। इसके बीच में क्या है? नॉर्थ और साउथ के बाद इधर क्या आ जाता है हमारा? ये अफ्रीका वाला इलाका आ जाता है। अफ्रीका के बीच में क्या है? ये अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन है हमारा। उसके बाद क्या है? इधर अपना एशिया वाला इलाका आ जाता है। इधर ऊपर देखेंगे अगर, ऊपर क्या? यूरोप वाला इलाका आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एशिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे इधर, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हमको देखना क्या है, हमने क्यों इस तरह से बनाया है, अभी इस एक्सप्लेनेशन जब करेंगे इसको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ग्लोब चूंकि 3D है और हमने 2D में इसको बना रखा है, इसलिए लग रहा होगा आपको कि ये दो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कैसे बन गया। बना नहीं है, बनाया गया है, हम उसको समझने के लिए बनाया है ना। वैसे दुनिया में एक ही नॉर्थ अमेरिका, एक ही साउथ अमेरिका है, ठीक है। क्योंकि 3D है इसलिए समझने के लिए इसको बनाया। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेल्ट है ना दुनिया में, मतलब 4 ऐसे बड़े प्लेट्स या बेल्ट पाए जाते हैं जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा मिकदार में आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना, कौन सा है? ये पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट, ठीक है। कौन सा? पैसिफिक ओशियन का बेल्ट। ये पैसिफिक ओशियन बेल्ट कहाँ पे है? देखिए यहीं पे समझ में आ जाएगा कि इधर दो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्यों बनाया गया है, ठीक है। ये एशिया, इसको अगर ऐसे घुमा देंगे ना तो ये इधर इधर ही आ जाएगा ना। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अगर गोल करके हम लोग देखेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका इधर है, साउथ अमेरिका इधर है। ये पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट जो है ना, ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया के बीच में जो पैसिफिक ओशियन हमारा पाया जाता है, जो अभी हमने ग्लोब में भी देखा है ना। ग्लोब में कहाँ देखा हम लोगों ने? कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? कहाँ पे? ये पूरा है ना, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन के इस पार है ना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। और इधर से अगर हम घुमा के देखेंगे तो इधर अपना एशिया वाला हिस्सा आ जाएगा। इस हिस्से को अगर इधर से घुमा के देखेंगे तो इधर एशिया वाला हिस्सा आ जाएगा, इधर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो इसी हिस्से को समझने के लिए हमने इसको अलग से दो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बनाया कि पैसिफिक ओशियन वाला पहले बेल्ट देख लेते हैं। ये पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट कहाँ पे? ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन, इधर अपना हो गया एशिया वाला हिस्सा और इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। तो ये बीच वाला हिस्सा जो है ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, ठीक है। यह पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, हमने क्या बात किया था लास्ट क्लास में, आप सबको याद होगा ना, कि ज़लज़ले आते कैसे हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। ज़मीन हमारा क्या है? हमारा ज़मीन प्लेट के ऊपर बसा हुआ है ना। प्लेट क्या करती है? आपस में मूवमेंट करती है। किस तरह की मूवमेंट करती है? कभी कन्वर्जेंट मूवमेंट करती है, कभी डाइवर्जेंट मूवमेंट करती है, कभी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करती है। तो सबसे खतरनाक ज़लज़ला कहाँ पे आता है? जहाँ पे कन्वर्जेंट वाला मूवमेंट होता है प्लेटों का, ठीक है। तो ये जो इलाका है ना, ये पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है? ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला और साउथ अमेरिका वाला प्लेट है ना, ये क्या कर रहा है? इधर इधर घसक रहा है, ठीक है। ये इधर जा रही है और पैसिफिक ओशियन वाला एक जो प्लेट है ये इधर से टकरा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो दोनों आपस में क्या कर रही है? कन्वर्जेंट कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी, मतलब ये पूरा पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट है, ये इधर पैसिफिक ओशियन वाला एक बेल्ट इधर जा रही है, प्लेट इधर जा रही है
और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या कर रही है, इधर जा रही है, तो दोनों आपस में टकरा रही है। टकराने की वजह से क्या हो रहा है, जलजले आते हैं। जब जब दो प्लेटें टकराएंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ क्या होगा, जलजले का जन्म होगा और जलजले आएंगे उस इलाके में। तो ये पैसिफिक, पूरा पैसिफिक वाला ओशन वाला एक प्लेट क्या कर रही है, इधर नॉर्थ अमेरिका से टकरा रही है, या अमेरिका वाला पूरा पोर्शन जो उधर टकरा रही है, और ये एक प्लेट इधर है, ये वाला प्लेट क्या कर रही है, ये एक प्लेट पैसिफिक ओशन का एक प्लेट इधर एशिया से टकरा रही है। तो एक एशिया से टकरा रही है, दूसरा क्या कर रही है, नॉर्थ अमेरिका से टकरा रही है, ठीक है ना। तो दोनों के टकराने की वजह से ये इधर क्या कर रही है, एशिया से टकरा रही है ना। पैसिफिक ओशन वाला जो प्लेट है ये इधर एशिया से टकरा रही है और इस तरफ अमेरिका से टकरा रही है। टकराने की वजह से ये जो पूरा इलाका है ना, इस पूरे इलाके में क्या करता है, जलजले आते हैं, ठीक है। यहीं पे एक चीज और समझने वाली बात है कि इसी हिस्से में हम जो बार बार बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो प्लेट है, आपस में क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ना, कन्वर्जेंट हो रहा है, टकरा रही है, टकराने की वजह से जलजले आते हैं। इसी इलाके में बहुत सारे वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस पैसिफिक ओशन वाले इस इलाके में खास तौर से ये जो जापान वाला हिस्सा है ना, जापान वाले हिस्से में क्या करती है, बहुत सारे वॉल्केनोज पाए जाते हैं। आए दिन वॉल्केनोज यहाँ पे इरप्ट होते रहते हैं। तो एक तो प्लेटें टकरा रही है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज इरप्ट हो रही है। तो इस वजह से ये जो पूरा इलाका है ना, इस पूरे इलाके को ही क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब आग का अंगूठी, जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में, ठीक है। आग का अंगूठी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से ना एक कन्वर्जेंट हो रहा है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। तो ये पूरा जो इलाका है ना, ये जो राउंड किया हुआ शेप है, इस इलाके में क्या कर रही है, वॉल्केनो भी आ रही है। वॉल्केनो की वजह से भी जलजले आते हैं, हम सब जानते हैं, है ना। वॉल्केनो का इसीलिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी, लेकिन उसके वजह से भी जलजले आते हैं। बहुत सारे वॉल्केनो वाइब्रेशन के साथ ऊपर आता है ना। बहुत सारे वॉल्केनो तो मैग्मा को बहुत ऊपर तक ऊंचा उठा देती है। तो जब वो ऊंचा उठाती है, फेंकती है ऊपर, तो वो क्या करती है, जमीन को वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से भी जलजले आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक जलजला होता है वो प्लेटों के कन्वर्जेंस की वजह से। तो यहाँ पे ये अमेरिका वाला प्लेट एक तरफ टकरा रही है पैसिफिक प्लेट के साथ, पैसिफिक प्लेट दूसरी तरफ एशिया वाले हिस्से से टकरा रही है, ठीक है ना। एशिया और यूरोप मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है ना, यूरेशिया बोलते हैं। तो ये हो गया पहला बेल्ट, कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन वाला बेल्ट। यहाँ पे दो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया वाली प्लेट है। ये जो पैसिफिक ओशियन का जो बेल्ट है उसके साथ दो तरफ से टकरा रही है, ये इधर जा रही है, एशिया वाली प्लेट इधर जा रही है, ओशियन वाली प्लेट इधर आ रही है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मर्ज टकरा रही है ना। और इधर से क्या कर रही है, पैसिफिक ओशियन वाली प्लेट इधर जा रही है और अमेरिका वाली प्लेट इधर आ रही है। इस वजह से दोनों आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से जलजले का जन्म होता है, ठीक है। ठीक है, यही जो इलाका है ना, दुनिया का सबसे 63 से 70% लोग, मतलब जो जलजले आते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा इसी पैसिफिक बेल्ट में, पैसिफिक ओशियन वाले बेल्ट में आता है। 63 से 70% जलजले इसी में आते हैं, ठीक है ना। इसलिए देख, जापान यहाँ पे इस बीच में क्या है, बेचारा एक छोटा सा देश है जापान फंसा हुआ है यहाँ पे, इसके बीच में कन्वर्ज प्लेट भी टकरा रही है, वॉल्केनोस भी आ रहे हैं। तो ये जापान को तो इसलिए मतलब जलजले का मुल्क ही कहा जाता है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर जलजला आता है तो कहाँ पे, जापान में आता है ना। तो जापान, क्योंकि इस ये जो बेल्ट है ना, ये अर्थक्वेक वाला बेल्ट है, ये पूरा जलजले वाला बेल्ट है, क्योंकि प्लेटें टकरा रही है, इसी के बीच में बेचारा जापान फंसा हुआ है अपना। तो बेचारा क्या कर रहा है, हर दिन छोटा मोटा जलजला वो झेल ही रहा है ना। लेकिन जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए जलजले को कैसे रोकना है, हालांकि प्रिडिक्शन नहीं है, मगर जापान ने इस तरह से टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है अपना। तो वहाँ पे अगर उनको रहना ही है तो किस तरह से बचना है, वो सारे इंतजाम उन लोगों ने कर रखा है। घर और मकान बनाना है तो किस तरह के छड़ से, रॉड से बनाना है ना, कितना क्या रखना है, वो पूरा मेजरमेंट करके तब जा करके कहीं वहाँ पे एक घर, एक मकान बनता है जो जलजले से बेसिकली उसको मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकली देखेंगे तो जापान है तो इतना सा देश, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं हमसे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है इनका, हालांकि पूरी दुनिया में इनकी टेक्नोलॉजी जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला वाला बेल्ट हमारा, कौन सा, पैसिफिक ओशियन बेल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट टकरा रही है ना। इसी हिस्से को क्या कहते हैं, वॉल्केनोस भी आ रहे हैं और अर्थक्वेक, जलजले भी आ रहे हैं। इस वजह से एक ये जो सर्कल बन रहा है, इसी सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक। दुनिया का 63 से 70% जलजले इसी पैसिफिक ओशियन बेल्ट में आता है, ठीक। समझ में आ गया, ये पहला वाला बेल्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला कौन सा बेल्ट है। दूसरा वाला बेल्ट देखिए, दूसरा वाला बेल्ट कौन सा है, ये जो है ना, ये पूरा जो आपका डॉट डॉट लाइन दिख रहा होगा, ये है दूसरा वाला बेल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मतलब कॉन्टिनेंट के बीचों बीच, मतलब दरमियान से गुजरने वाला जो बेल्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या वस्ती कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। तो ये तो समझिए कि ये समंदर में है, ये समंदर वाला इलाका, पैसिफिक ओशियन वाला जो है बेल्ट वो समंदर में है। लेकिन ये वाला जो बेल्ट है ना, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसको इसलिए कहा भी जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ से अटलांटिक ओशियन के इस हिस्से से शुरू होता है, शुरू होकर के पूरा यूरोप को कवर करके, यूरोप से लेकर के अपना हिंदुस्तान, नेपाल वगैरह से लेकर के ये नीचे तक इंडोनेशिया, जापान, है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह, मलेशिया वगैरह जो कंट्री है, ये पूरे इलाके को कवर करती है, ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे भी प्लेटें टकरा रही है, ये भी कन्वर्जेंट वाला इलाका है, ठीक है। कैसे समझते हैं, ये देखिए, ये अपना
ये साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा है। साउथ अफ्रीका के ऊपर में कौन सा मुल्क है? यूरोप वाला पूरा इलाका है ना। तो ये यूरोपियन प्लेट और ये साउथ अफ्रीकन प्लेट, ये साउथ अफ्रीकन प्लेट कंपेरेटिवली यूरोपियन प्लेट से बड़ा है। तो ये क्या कर रही है? ये बार बार पुश कर रही है उसको, यूरोपियन प्लेट को पुश कर रही है, धक्का मार रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? इधर से जाकर के यूरोपियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। तो यूरोपियन प्लेट से टकराने की वजह से हम लोग जानते हैं कि अगर प्लेटें टकराएंगी तो क्या करेंगी, क्या होंगे? जलजले आएंगे। तो ये अफ्रीका वाला प्लेट यूरोपियन प्लेट को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। और इधर से है ना, ये पूरा क्या है? यूरोप और एशिया मिला हुआ है, ठीक है ना। मिला हुआ मीन्स इन द सेंस यूरोप और एशिया वाला इलाका जो है ना आसपास ही है। तो इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिला करके क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो ये यूरेशियन प्लेट एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये यूरेशियन प्लेट है पूरा, यहाँ से यहाँ से लेकर के ये यूरेशियन प्लेट है। अब इधर आ जाते हैं, ये अफ्रीका प्लेट तो यूरोप को धक्का मार रहा है। ये नीचे हमारा इधर जो है ना ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशियन प्लेट, इंडियन ओशियन और पूरा इंडिया ये क्या है? एक ही प्लेट में है। ये क्या कर रही है? ये एशिया वाले प्लेट को धक्का मार रही है। जो इंडियन ओशियन वाला प्लेट है जिसको हम इंडियन प्लेट भी बोलते हैं, ये क्या कर रही है? ये एशिया वाले प्लेट से टकरा रही है। ये एशिया वाली प्लेट इधर आ रही है, इधर आ रही है, और ये इंडिया वाली प्लेट, ठीक है, इधर से जा रही है। ये क्या कर रही है? धक्का मार रही है, ठीक। तो इसी के यही इंडियन ओशियन के प्लेट एशिया के कुछ हिस्से से टकराने की वजह से ना ये जहाँ पे मिलता है, जिस जगह पे मिलता है वो कौन सा हिस्सा है? वो नेपाल वाला हिस्सा है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे टकराती है? सबसे ज़्यादा नेपाल वाले हिस्से में। इसी वजह से अपना जो जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल सिक्किम वगैरह तक जो अपना एक तरह से कह सकते हैं हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो कहाँ पे है? वो तो है जम्मू कश्मीर से लेकर के, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के है ना, इधर सिक्किम वगैरह नेपाल और पूर्वोत्तर वाला पूरा इलाके में फैला हुआ है। तो ये जो पहाड़ बनी है ना, क्यों बनी है? ये बनने की वजह यही है कि ये इंडियन ओशियन वाला प्लेट और एशिया वाला प्लेट आपस में क्या कर रही है? टकरा रही है। टकराने की वजह से ये क्या कर रही है? यहाँ पे बीच वाला जो हिस्सा है दबा हुआ है ना, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब कहेंगे कि ऊपर तो उठ चुका है, हिमालय पहाड़ तो बन चुका है ना। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? देखिए, हम लोग अपने ज़माने में पढ़े थे कि हिमालय की जो ऊंचाई है ना, हिमालय जी की ऊंचाई है वो कितना है? 8,848 मीटर। लेकिन अभी के बुक में बताया जा रहा है हिमालय की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, मतलब 2 मीटर बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये प्लेटें अभी भी टकरा ही रही है और ये हिमालय का अभी भी फॉर्मेशन हो ही रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है, वो ऊंचा हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 मीटर और बढ़ गया। और भी ज्योग्राफर्स का मानना है कि ये कुछ सालों के बाद ये और भी बढ़ जाएंगे। 50 है तो हो सकता है कि 8,852 मीटर भी हो जाए। तो ये जो टकरा रही है, इनके टकराने की वजह से यहाँ पे हिमालय पहाड़ का जन्म हुआ है ना। तो हिमालय पहाड़ के, और हम लोगों ने अपने हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में क्या पढ़ा था कि हिमालय वाला जो जोन है, पूरा जोन है, वो जोन किस में आता है? याद होगा, है ना, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। कौन से जोन में? जोन 5, करेक्ट, जोन 5 में आ रहा है। क्यों जोन 5? क्योंकि यही इलाका जो है ना सबसे ज़्यादा जलजला प्रोन या अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो इसके टकराने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो अफ्रीकन वाला प्लेट है ना, यूरोपियन प्लेट को जो पुश कर रही है या आगे बढ़ा रही है, ठीक है, धक्का मार रही है, तो इसके धक्का मारने की वजह से ना एक दिन ऐसा होगा, मानना है ज्योग्राफर्स का, कि ये जो पूरा यूरोप वाला इलाका है ना, ये यूरोप वाला इलाका क्या होगा? प्लेटू बन जाएगा। प्लेटू समझते हैं? मैदान होता है प्लेन, ठीक है। मैदान कैसा होता है? मैदान को ऐसे मानते हैं हम लोग प्लेन। प्लेटू वाला हिस्सा कैसा होता है? थोड़ा सा ऊंचा होता है। और पहाड़ कैसा होता है? और उससे ऊंचा होता है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये ऊंचा उठ जाएगा। ये यूरोप वाला हिस्सा, इन दोनों के टकराने की वजह से यूरोप वाला हिस्सा एक दिन क्या होगा? और ऊंचा उठ जाएगा, तो वो प्लेटू बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। कितना हमने 2 प्लेटें पढ़ ली। कौन सा? पैसिफिक ओशन वाला बेल्ट और ये मिड कॉन्टिनेंटल वाला बेल्ट जो अटलांटिक ओशन से शुरू होकर के पूरा यूरोप वाला कंट्रीज को लेकर के अपना हिंदुस्तान और इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा वाला आइलैंड से गुजरती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। मिड कॉन्टिनेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंट के बीचों बीच ये प्लेट, ये बेल्ट मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, ठीक। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला कौन सा है? मिड अटलांटिक बेल्ट। ये कौन सा मिड अटलांटिक बेल्ट है? ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, अब देखिए इसको हम लोगों ने ये अपना एशिया, यूरोप, है ना, अफ्रीका वाला पार्ट का अगर ईस्ट में देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका इधर से दिखेगा। और इस हिस्से में वेस्ट वाले हिस्से में क्या है? वेस्ट वाले हिस्से से ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी टकरा रही है, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप के, है ना, वेस्ट वाले हिस्से में कौन सा हमारा ओशियन है? ये अटलांटिक ओशियन है पूरा, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच ना एक एस-नुमा एक पहाड़ी पाई जाती है। जब समंदर के बीच में जो पहाड़ी पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओशियनिक रिज कहते हैं। ओशियनिक रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशियनिक रिज कहा जाता है। अच्छा, ये रिज कैसे बना? यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली यहाँ जो प्लेटें हैं ना, यहाँ पे जो अटलांटिक वाला प्लेट है, ये प्लेट क्या करती है? कन्वर्जेंस नहीं हो रही है इन दोनों की। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में डाइवर्ट हो रहे हैं, है ना। ये जो प्लेटें है ना, ये इधर एक तरफ जाकर के यूरोप और एशिया वाले प्लेट से टकरा रही है, अटलांटिक प्लेट, और दूसरी तरफ क्या कर रही है? अमेरिका के, है ना, ईस्ट वाले पार्ट से टकरा रही है। तो
ये देखिए, ये अमेरिका का, ये अमेरिका पूरा है, अमेरिका का ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका का, ठीक है, वेस्ट वाला हिस्सा है। तो ये जो अटलांटिक प्लेट है, ये अटलांटिक प्लेट क्या कर रही है, एक तरफ टकरा रही है यूरोप और एशिया से, दूसरी तरफ टकरा रही है अमेरिका से। अमेरिका के कौन से पार्ट से, अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट से। ये जो हम लोगों ने पढ़ा पैसिफिक वाला प्लेट, ये कौन से अमेरिका के कौन से पार्ट से टकरा रही है, वेस्ट वाले पार्ट से टकरा रही है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ये पैसिफिक वाला प्लेट जो टकरा रही है वेस्ट वाले पार्ट से, अटलांटिक वाला जो टकरा रही है किससे, ये कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंट हो रही है। और ये जो अटलांटिक प्लेट है ये क्या कर रही है, अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट से टकरा रही है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, दोनों के ईस्ट पार्ट से टकरा रही है। इधर एशिया और यूरोप वाले हिस्से में नीचे अफ्रीका वाले प्लेट से टकरा रही है, ऊपर यूरोप वाले प्लेट से टकरा रही है। तो ये क्या कर रही है, ये डाइवर्ट कर रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है ना, ये पूरे इलाके में क्या कर रहे हैं, अंदर क्या है हमारा, जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर दहकता हुआ गर्म मैग्मा है। मैग्मा क्या करेगी, जब प्लेटें डाइवर्ट होंगी तो वो क्या करेंगे, अंदर का मैग्मा क्या करेगी, बाहर आएगी। तो बाहर आने की वजह से ना ये कंटिन्यूअसली, ये जो डाइवर्ट होती जा रही है ना, कंटिन्यूअसली यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा निकल करके कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। तो ये जो जब बाहर निकलेंगे मैग्मा बाहर निकलने के बाद क्या होंगी, ठंडा होकर के ठोस हो जाएंगे, लावा बन जाएंगी। लावा बन करके वो ठोस शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ठोस बन करके वो क्या करेगी, जमा होगी। जब कंटिन्यूअसली, जब इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जमीन का निचला हिस्सा है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, कंटिन्यूअसली निकल रहा है, निकल ही रहा है ना, कंटिन्यूअसली निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इधर से निकल रहा है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो डिपॉजिट होते होते क्या करेगा, एक दिन ये क्या करेगी, जमीन पे बाहर आते ही क्या करेगी, ये ठंड होकर ठोस हो जाएगी। ठोस होकर के क्या करेगी, पहाड़ की शक्ल ले लेगी, है ना, पहाड़ की शक्ल लेगी। ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो पहाड़ की शक्ल ले लेगी। तो इसी तरह से यहाँ से जो मिड अटलांटिक वाला बेल्ट है, यहाँ से कंटिन्यूअसली मैग्मा के निकलने की वजह से मैग्मा ठोस होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली निकल रहा है, ठोस हो रहा है। ठोस होने की वजह से यहाँ पे एक पहाड़ी बन गई है ना। इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं, मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला बेल्ट है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये वाला जो पैसिफिक ओशियन बेल्ट, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, टकरा रही है एक दूसरे से, है ना। हमने मिड कॉन्टिनेंटल वाला देखा, ये दोनों क्या कर रही है, आपस में टकरा रही है। मगर ये मिड अटलांटिक वाला जो है ना, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट होने की वजह से भी क्या हो रहा है, हल्के फुल्के झटके तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत में नहीं है, अगर नहीं भी आएंगे तो हल्के फुल्के आते हैं, क्योंकि वोल्केनो निकल रहा है, सॉरी मैग्मा निकल रहा है अंदर से। बहुत चांसेस है कि उस मैग्मा में क्या कहता है, वो अपने साथ इरप्शन भी लेके आए। इरप्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो क्या होगा, ज़लज़ले के झटके आएंगे। तो ये तीसरा वाला बेल्ट हो गया हमारा, कौन सा, अटलांटिक ओशन वाला बेल्ट। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने 3 बेल्ट पढ़ लिए पूरे दुनिया में, 3 बेल्ट क्या क्या, पैसिफिक ओशन वाला बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल वाला बेल्ट, ये वाला बेल्ट, पैसिफिक ओशन वाला ये वाला है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल वाला कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक वाला है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, मिड अटलांटिक वाला पढ़ लिया, है ना। मिड अटलांटिक क्या है, ये अटलांटिक रिज है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच क्या कर रही है, प्लेटें डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट होने की वजह से वहाँ पे हल्के फुल्के जलजले के झटके आते हैं, ठीक है। अब चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला क्या है, देखिए हमारे दोनों तरफ हमारे ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है। इधर से देख लेते हैं, देखेंगे तो। और इधर क्या है, साउथ पोल है। साउथ पोल में क्या है, अपना अटलांटिक बेल्ट है, ठीक है। अंटार्कटिका, अटलांटिक नहीं, इसको अंटार्कटिक बोलते हैं, ये अंटार्कटिक बेल्ट, ठीक है। तो अंटार्कटिक बेल्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई प्लेट ऐसे उस तरह से मूव नहीं कर रही है, ना ही टकरा रही है, ना ही कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेट नहीं होने की वजह से इस इलाके में, इस बेचारे इलाके में कोई जलजला उस तरह से आता भी नहीं है। और अगर आए भी तो वहाँ पे आदमी ही नहीं है, लोग बसते ही नहीं है, क्योंकि ये इलाका इतना ठंड है कि हम लोग इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल है रहना, तो लोग भी नहीं रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई उस तरह से ऐसे प्लेट भी नहीं है। प्लेट नहीं है तो जब प्लेट टकराएंगे नहीं या डाइवर्ट नहीं होंगी तो क्या होगा, जलजले आएंगे नहीं। तो ये अटलांटिक वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ऐसे उस तरह से कोई क्या कहता है कि जलजले नहीं आते। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो हो गया प्लेटों का खेल, है ना। प्लेट आपस में टकरा रही है, डाइवर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो जलजले आते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटी दुनिया में प्लेट जो है ना, कितने हैं, 7 प्लेट है, 7 बड़े बड़े प्लेट्स हैं। उसके अलावा भी 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं। इन 20 छोटे छोटे प्लेट में भी क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे, मतलब बड़े प्लेट तो मूवमेंट कर ही रहे हैं, ये छोटे प्लेट भी उसी, मतलब है तो दुनिया एक ही है, एक ही को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि बड़े प्लेट में पहले डिवाइड कर दिया, फिर उन बड़े प्लेट को कुछ छोटे प्लेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे 7 बड़े प्लेट हमने बताया, है ना। कॉन्टिनेंटल वाला जो प्लेट्स है ना, कॉन्टिनेंटल वाला प्लेट है, उसको 7 बड़े प्लेट है, मेजर 7 प्लेट्स हैं और माइनर 20 प्लेट्स हैं। उन 20 प्लेट में कौन कौन सा है, एक है फुका वाला, कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका में, है ना। सुंडा एक है, नजका प्लेट कहाँ पे, पेरू में है ना। सुंडा प्लेट है, साउथ चाइना सी में है। कोकोस है, मैक्सिको में है ना। अफ्रीका रिफ्ट, ये कहाँ, अफ्रीका के ईस्ट में है। उसके बाद बर्मा प्लेट है ना, ये नहीं होगा, ये बर्मा प्लेट है। बर्मा प्लेट कहाँ पे है, अंडमान में है। फिलीपींस प्लेट है, कहाँ, फिलीपींस में। तो ये कुछ प्लेट है जो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है, ठीक।
एक सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला फुका वाला देख लेते हैं ना। ये फुका वाला प्लेट जो है ना, कहाँ पे है? यूएसए में। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये फुका वाला प्लेट है। ये प्लेट है तो मतलब कहने को माइनर प्लेट है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़बरदस्त झटके दे जाते हैं, बहुत तबाही मचा के जाते हैं ये सारे प्लेट। तो ये नॉर्थ अमेरिका के इस वाले हिस्से में कौन सा? फुका प्लेट पाया जाता है। उसके बाद कोकोस वाला प्लेट कहा जाता है मैक्सिको, है ना। कोकोस हमने कहाँ देखा? ये मैक्सिको वाला हिस्सा है ना। मैक्सिको वाले हिस्से में कहाँ कौन सा प्लेट पाया जाता है? ये कोकोस प्लेट पाया जाता है। उसके बाद पेरू के तट पे कौन सा प्लेट पाया जाता है? पेरू वाले इलाके में नजका प्लेट पाया जाता है ना। ये इधर आ जाते हैं आप, इधर अफ्रीका वाला हिस्सा है। ये अफ्रीका वाला हिस्सा है ना, ये जो इलाका है, ये हिस्सा है ना, ये अफ्रीकन रिफ्ट है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक दिन क्या होगा, ये जो पहले हिंदुस्तान कहाँ था, ऐसा मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा कि नहीं, कि हिंदुस्तान या अफ्रीका का हिस्सा था। ये कॉन्टिनेंटल के ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से ये हिंदुस्तान क्या किया, यहाँ से छक करके धीरे धीरे आगे बढ़ गई। तो अभी ज्योग्राफर्स का मानना है कि कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में, कुछ सालों में मतलब 2-4 साल में नहीं, हो सकता है 100-200 साल में, ये जो पूरा अफ्रीका का जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीकन रिफ्ट है ना, ये रिफ्ट क्या करेगी, ये इसको अफ्रीका को काट करके आगे लेके चले जाएगी। यहाँ पे भी जलजले आते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा है ना, बर्मा प्लेट देख लेते हैं। बर्मा प्लेट कहाँ पे है? ये अपना प्यारा सा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के नीचे क्या अंडमान निकोबार वाला हिस्सा, ये वाला अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है हमारा, यहीं पे उसके नीचे क्या है? बर्मा प्लेट है ना। बर्मा प्लेट की वजह से ही 2004 में भयानक वाला सुनामी आया था हिंदुस्तान में, आप सबको याद होगा, हमने पिछले क्लासेस में बात भी की थी कि जबरदस्त वाला सुनामी आया था इसी प्लेट के टकराने की वजह से। बर्मा प्लेट का सुमात्रा के आइलैंड से टकराने की वजह से भयानक वाला जलजला आया था, ठीक है ना। ये बर्मा प्लेट यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिलीपींस वाला प्लेट यहाँ पे हो गया, है ना। और क्या है? सुंडा प्लेट यहाँ पे हो गया, ये सुंडा प्लेट है, ठीक है। तो ये सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह के इस मतलब हिंदुस्तान के नीचे ना, निचले वाले हिस्से में ये सारे प्लेट यहाँ पे पाए जाती है। ये फिलीपींस वाला फिलीपीन के पास है, सुंडा प्लेट है, यहाँ पे बर्मा प्लेट है, यहाँ पे अफ्रीकन रिफ्ट वाला प्लेट है, ये नजका प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये फुका प्लेट है। तो ये कुछ मेजर तो 7 प्लेट्स हैं, माइनर 20 प्लेटें हैं। उनमें से भी सब खतरनाक नहीं है। ये जो कुछ हमने नाम अभी पढ़ा है, हमने देखा है, ये प्लेट कभी कभी क्या करते हैं, खतरनाक टाइप का जलजला ला देती है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।